करते हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है अर्बन से रिलेटेड। अर्बन आपके जो सिलेबस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है अर्बन सोशियोलॉजिकल थियरीज। हालांकि अर्बन सोशियोलॉजिकल थियरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि पार्क बर्गेस की कंसेंट्रिक जोन थियरी, होमर हायट का सेक्टर मॉडल और मल्टीपल न्यूक्लियर थियरी भी हम लोगों ने पढ़ी थी। अब जैसे जैसे शायद मैं नाम ले रहा हूँ आपके दिमाग में रिकॉल भी हो रहा होगा। लेकिन इसके अलावा भी अर्बन सोशियोलॉजी के लिए और अर्बन सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो रह गए थे, जिनको कि एक क्विक रिवीजन करना जिनके लिए बहुत ज़रूरी था। बस हम लोग वही काम करेंगे। जब हम बात करते हैं अर्बन सोशियोलॉजी की, यानी कि नगरीय समाजशास्त्र की, क्विक रिवीजन करेंगे, ध्यान से सुनते हुए। नगरीय समाजशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो नगरीय समाजशास्त्र का उदय हुआ इस वजह से कि वो नगर और नगर से उत्पन्न समस्याओं के बारे में बात करेगा। यानी नगर कैसे बसे, नगर कैसे बसेंगे और नगर से उत्पन्न जो समस्याएं होंगी, नगरीकरण से उत्पन्न जो समस्याएं होंगी, उनके बारे में हम बेसिक बातें, उनके क्या कारण हैं, क्यों वो समस्याएं हुई, कैसे उन समस्याओं से निपटा जाए, इन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। इसमें देखा जाए तो दो तरीके के थ्योरिस्ट हुए पहले, और हम इन पूरे थ्योरिस्ट को दो भागों में बांट सकते हैं, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट एंड यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट। जैसे कि अगर हम बांटें अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट में तो उसमें आते हैं आपके कार्ल मार्क्स, टॉनीज, जॉर्ज सिमिल। और अगर हम यूरोपियन समाजशास्त्रियों की बात करें जिन्होंने नगरीय समाजशास्त्र पर काम किया, अमेरिकन की बात करें जिसमें पार्क बर्गेस, लुइस वर्थ और रेडफील्ड आ जाते हैं। तो यानी कि नगरीय समाजशास्त्र हमने आपको पहले भी बताया है शिकागो संप्रदाय से निकला, और बेसिकली नगर और नगरवाद से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी उनका समाधान करने के लिए इस चीज़ का, शिकागो स्कूल का और नगरीय समाजशास्त्र का उदय हुआ। अब इसमें जो सोशियोलॉजिस्ट हमने देखे वो अलग अलग तरीके से नगरीय समाजशास्त्र पर, अलग अलग तरीके से नगरीय समाजशास्त्र पर अपने विचार रखते हैं। जैसे कि आपने अभी जैसे आपने सुना कि टॉनीज, फर्डिनेंड टॉनीज का नाम आपने पहले भी सुना है, ग्रुप्स के संदर्भ में भी सुना है कि टॉनीज क्या बताते हैं। तो आपने देखा कि टॉनीज दो तरीके के ग्रुप्स बताते हैं। कौन कौन से? जेमेनशॉफ्ट और जेसलसॉफ्ट, है ना। गेमेनशॉफ्ट और गेसेलशॉफ्ट। और गेमेनशॉफ्ट और गेसेलशॉफ्ट का मतलब सामुदायिक है और समिति वाले संबंध और समुदाय वाले संबंध, जिसमें कि जो बड़े महानगर हैं, जो कि जिनमें कि बहुत ज़्यादा लोग आपस में कनेक्टेड नहीं हैं एक दूसरे से, वो वहाँ पर हमें इस दूसरे तरीके के संबंध पाए जाएंगे। यानी टॉनीज के लिए शहर किस तरीके का है, जहाँ पर बहुत ही द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं, जहाँ पर प्राइमरी रिलेशंस की कोई जगह नहीं है, वहाँ पर सेकेंडरी रिलेशंस पाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम सिमिल को पढ़ते हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि कितनी वैरायटी है इस तरीके में। जब हम सिमिल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो मनी है, जो पूंजी है हमारी, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और कहीं ना कहीं इसी मनी और इसी पूंजी ने नगरीय जीवन को तबाह कर रखा है ना, ऐसा सिमिल मानते हैं। जब हम वेबर को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से नौकरशाही ने, किस तरीके से तीव्र नगरीकरण ने लोगों के लिए नई नई चीज़ों के द्वार खोले हैं, जिसमें कि वो लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं चार्ल्स बूथ की, राउंट्री की, ये सब नाम याद रखिएगा ताकि पेपर में आपको ये नाम याद रहे। चार्ल्स बूथ और राउंट्री। राउंट्री का नाम आपने और कहाँ सुना है बताइए, है ना, मैंने पढ़ाया हुआ है। राउंट्री किसी रिसर्च टेक्निक से रिलेटेड, रिसर्च टूल से रिलेटेड याद करिएगा तो बताइएगा, है ना। तो ये राउंट्री हो गए। इसके बाद आपने देखा अलग अलग ऐसे तमाम सारे सोशियोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने नगरीय समाजशास्त्र को बढ़ाने का, नगरीय समाजशास्त्र को स्टडी करने का अपने तरीके से काम किया, और धीरे धीरे नगरीय समाजशास्त्र और ज़्यादा फ्लरिश होता गया। यहाँ पर बहुत सारे समाजशास्त्री ऐसे थे
जिन्होंने नगर को लेकर के बहुत आशावादी दृष्टिकोण रखा। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने नगर को लेकर के बहुत ही आशावादी थे, वो जिन्हें लगता था कि नहीं, नगर तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। अब मार्क्स को ही ले लीजिए, मार्क्स को तो लगता था कि जो नगरीकरण बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं नगरीकरण का बढ़ना, कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन के कारण ही कैपिटलिज्म प्रमोट हो रहा है, और कैपिटलिज्म के कारण अर्बनिज्म प्रमोट हो रहा है। तो ये दोनों, मार्क्स और एंगल्स का मानना था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, है ना। क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, लोग शहर से, गांव से शहर आएंगे, और शहर में सस्ता श्रम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। गांव के लोग सस्ते श्रम में काम करेंगे, और जिससे क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी और पॉपुलराइजेशन हो जाएगा। पॉपुलराइजेशन जानते हैं ना, अकिंचनीकरण हिंदी में कहते हैं, और पॉपुलराइजेशन का मतलब होता है गरीबीकरण, यानी गरीब बनने की प्रक्रिया। धीरे धीरे आप गरीब होते जाते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपने एक थिंकर पढ़ा था, ममफोर्ड जिनका नाम था, याद आ रहा है, लुइस ममफोर्ड, जिनकी बुक आई थी द सिटी इन हिस्ट्री। द सिटी इन हिस्ट्री। दूसरी बुक आई थी द कल्चर ऑफ सिटीज। ये दो किताबें हो गई। दूसरी बात, इसमें ये बताते हैं कि कैसे कैसे समाज में नगरों का उदय हुआ, कैसे कैसे नगर बाहर निकल करके आते हैं, और कैसे कैसे एक एक्सप्लोजन होता है सिटी का, है ना, यानी विस्फोट होता है, और कितने बड़े स्तर पर सिटी जो है बढ़ने लगती है, और कैसे कैसे सिटी और ज़्यादा विकसित होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो हमारे नव मार्क्सवादी विचारक हैं, जो कि इस चीज़ को बताते हैं कि किस तरीके से नगरों का विकास हुआ, किस तरीके से जो है उनकी भीतर की क्षमताएं, उनके भीतर की जो कलाएं थीं, वो शहरों में आना शुरू हुई जब गांव से लोग लेकर के आए, जिसके कारण क्या हुआ, कई सारी अच्छी चीज़ें हुई तो कई सारी बुरी चीज़ें भी हुई। तो ये पूरा जितना भी अर्बन में जितने भी थिंकर आते हैं, इनका अगर हम सीधे सीधे दो गुटों में बांटना चाहें तो एक गुट तो वो है जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से सोचता है नगरीकरण के बारे में, नगरवाद के बारे में। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा समूह है वो इस बारे में सोचता है कि कैसे नगरवाद से उत्पन्न जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, नगरवाद को कैसे सुधारा जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। जनरली जब हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो अर्बन एरिया एक ऐसा इलाका होता है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप है, और थोड़ा सा ज़्यादा क्या, काफ़ी डेवलप है, और जहाँ पर सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इन सभी लोगों ने, इन सभी समाजशास्त्रियों ने जो अगर एक बेसिक बात बताई वो यही बताई कि नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर, मैंने भी ये बात कई बार कही कि नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ पर लोग जो रहते हैं वो थोड़ा सा चालाक हैं, थोड़े से मतलब हेट्रोजेनियस हैं, यानी अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं, और अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। गाँव में जहाँ होमोजेनिटी पाई जाती है, वहीं शहर में हेट्रोजेनिटी पाई जाती है, क्योंकि भाई गाँवों में तो सब एक ही विचारधारा के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलग तरीके के लोग हैं और अलग तरीके की यहाँ पर विचारधारा है। यहाँ पर एक किताब जो कि आपको और ध्यान रखनी चाहिए, टॉनीस की कम्युनिटी एंड सोसाइटी। कम्युनिटी एंड सोसाइटी, कम्युनिटी एंड सोसाइटी जो ये बुक है, जिसमें कि कार्ल मार्क्स बताते हैं कि किस तरीके से, जिसमें कि टॉनीस बताते हैं, टॉनीस बताते हैं कि किस तरह से मार्केट इकोनॉमी का प्रभाव पड़ा, यानी बाजारी अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर, और किस तरीके से लोग ज़्यादा से ज़्यादा नगर की तरफ बढ़ने लगे, और नगर किस तरीके से और विकसित होता चला गया। उसमें इन्होंने बताया कि अगर हम मनुष्यों के संबंधों की बात करें, जिसकी बात अभी हम ऊपर कर रहे थे, तो मनुष्य के संबंध सीधा सीधा दो तरीके में बट गए, जेमेनशॉफ्ट और जेसलशॉफ्ट में, और कहीं ना कहीं यही आगे चल करके जो दो गुट बेसिकली बटे गांव में, एक तरफ जिन्हें हमने गांव कहा और एक हमने जिन्हें शहर कहा, वो हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब हम जेमेनशॉफ्ट की बात करते हैं, सामुदायिक संबंधों की बात करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं वी फीलिंग है, हम की भावना है। लेकिन जब हम जेसलशॉफ्ट की बात करते हैं
तो हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पर तो केवल फॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं, यानी नगरीय संबंध पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, दूसरी बात यह है कि जब हम जॉर्ज सिमिल को पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि जॉर्ज सिमिल भी एक नाम है जो अर्बन थियरी में आता है, जॉर्ज सिमिल। तो जॉर्ज सिमिल ने क्या किया, जॉर्ज सिमिल ने आपने जॉर्ज, जब हमने जॉर्ज सिमिल पढ़ाया होगा कभी, तो एक टर्म पढ़ाया होगा एसोसिएशन, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा होगा। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है समाज से जुड़ना, या फिर समाज के प्रति थोड़ा सा लगाव या फिर जुड़ाव, इस तरीके से हम इसे एसोसिएशन कह सकते हैं। सिर्फ एसोसिएशन है, एसोसिएशन नहीं है। ठीक है। तो जॉर्ज सिमिल कहते हैं कि केवल जो सोसाइटी की स्टडी है वो इसी तरीके से की जानी चाहिए, यानी कैसे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उससे हमें एक ऑब्जर्व करना चाहिए इनको। ठीक है। तो इसके लिए सिमिल 3 पॉइंट्स रखते हैं, है ना, अर्बन के लिए ही पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके लिए सिमिल 3 पॉइंट्स रखते हैं। पहला पॉइंट वो ये रखते हैं कि कैसे कैसे जो मनी इकोनॉमी आई, जैसे मैंने बताया ना, बाजारी अर्थव्यवस्था आई, उससे कैसे संबंध प्रभावित हुए। मैंने आपको इससे पहले भी जॉर्ज सिमिल की एक बुक बताई थी, द फिलॉसफी ऑफ मनी, याद है? बताइए। नहीं याद है? द फिलॉसफी ऑफ मनी, ये सिमिल की बुक है, चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा। इसमें पहली तो बात सिमिल ये बताते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, यानी जो परिणाम हुए अर्थव्यवस्था के कारण, जिससे कि सामाजिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा, ये एक बात आ गई, पहली तो बात, सामाजिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा। दूसरी बात जो मैं ये बताते हैं सिमिल, वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं मनुष्यों के लिए जो मनुष्य समूह में रह रहे थे, उनका, उनमें से जो लोग ज़्यादा पूंजी से जुड़े हुए थे, जो लोग ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे थे, उनका महत्व तो बढ़ गया, यानी उनका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा। यानी सीधा सीधा हमने क्या देखा कि नगर में, यानी नगर में क्लास डिवीज़न होने लगा, नगर में एक संवर्ग बंटने लगा। तीसरी बात हमने क्या देखी, तीसरी बात हमने देखी कि धीरे धीरे समाज में ऐसी शक्तियों का विकास होने लगा जो कि अपने आप में संप्रभु थे, जो कि अपने आप फैसले लेते थे और अपने तरीके से काम करते थे, यानी सोवरेन होते थे, उनके पास अपने पावर होते थे। लेकिन जब अगर हम यहाँ पर गांवों की बात करें, तो गांवों में तो सब लोग ऐसे रहते थे ना कि भाई जिनके पास एक दूसरे से सलाह लेने के लिए होता था, और जो कि एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को समझते थे। लेकिन नगरों में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी रिलेशन पाया जाता है और एसोसिएशन की कमी पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। यस। ठीक है। इसके बाद एक किताब है द सिटी, किसकी है? वेबर के। मैक्स वेबर की है। ठीक है। तो मैक्स वेबर की जो बुक है द सिटी, इसमें मैक्स वेबर ने शहर को या फिर सिटी को जो बताया है, उसको कुछ पॉलिटिकल बेसिस पर, कुछ प्रशासनिक बेसिस पर समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम शहर की बात करें, तो शहर का विकास या फिर शहर का उदय कुछ कारणों से होता है, जिसमें कि राजनीतिक कारण, जिसमें कि प्रशासनिक कारण, तथा जिसमें कि व्यापारिक कारण भी शामिल हैं। क्योंकि जब अर्बन कम्युनिटी बनती है, नगरीय समुदाय बनता है, प्रॉपर लोग रहते हैं, तो बाकी लोग वहाँ पर व्यापार करने, वहाँ पर जो है आर्थिक गतिविधि करने आते हैं, जिससे कि शहरों का धीरे धीरे और शहर और विकसित होते जाते हैं। उसमें कि मैक्स वेबर कुछ फीचर्स बताते हैं शहरों के। एक सेकंड। एक सेकंड। ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि मैक्स वेबर बताते हैं कि क्या क्या कारण है जो कि नगर और ज़्यादा विकसित हुए, नगर और ज़्यादा डेवलप हुए, जिसमें कि मैक्स वेबर कुछ कारण बताते हैं। पहला कारण मैक्स वेबर बताते हैं फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन का बेसिक मतलब होता है
जो है एक ऐसी चीज जिसको कि चारों तरफ से घेरा जाए या घेरने के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे किले की चार दीवारी होती है वैसे। फोर्ट, किला आपने पढ़ा हो ना, आगरा फोर्ट, तो फोर्टिफिकेशन का मतलब है किला। तो पहली तो बात मैक्स वेबर द सिटी में बताते हैं कि फोर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो नगर होंगे वो घिरे होंगे एक बाउंड्री से, और प्रॉपर एक सीमा होगी नगरों की, है ना, और पूरी तरीके से एक वहाँ पर सीमा तय कर दी जाएगी, और वो चारों तरफ से बढ़िया ऊंची ऊंची इमारतों से घिरे रहेंगे। आप चाहे जिधर लखनऊ में निकल जाएं, जिधर भी बड़े शहरों में निकल जाएं, वहाँ पर आपको मैंने कल ही बताया था कि जैसे बॉम्बे आप जाते हैं तो एक तरफ तो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें और एक तरफ स्लम है। तो यानी कि जो नगर है, नगर की पहली विशेषता तो ये है कि फोर्टिफिकेशन, वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी विशेषता जो मैक्स वेबर बताते हैं, जिसको कि वो कहते हैं मार्केट, यानी कि बाजार, और ये मैक्स वेबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर कहते हैं कि बाजार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बाजार ही वो चीज़ है जो कि ये तय करती है कि वो शहर है या फिर गांव है। क्योंकि जो शहर होते हैं उनमें बाजार बड़े स्तर पर देखने को मिलती है, और जो गांव होते हैं उनमें बाजार छोटी होती है। दूसरी बात, जो थर्ड पॉइंट मैक्स वेबर बताते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं अ कोर्ट, यानी एक कोर्ट होना चाहिए, और एटलीस्ट कुछ लॉ होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए, और कानून से जुड़ा हुआ एक कोर्ट होना चाहिए। चौथी बात मैक्स वेबर क्या बताते हैं, चौथी बात बताते हैं कि कहीं ना कहीं उनको वोटिंग राइट्स में इंटरेस्ट हो, और उन्हें वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं। ये आप अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या बात है, लेकिन ये शायद उस समय के लिए लिखा है मैक्स वेबर ने, अब के लिए नहीं है, और उनके पास वोटिंग राइट्स हो। अच्छा, हालांकि यहाँ पर मैक्स वेबर ने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि कोई धार्मिक शहर नहीं हो सकता है, यानी ऐसा कोई शहर नहीं हो सकता जो कि रिलीजियस अथॉरिटी के द्वारा गवर्न किया जाए। ठीक है, इसलिए वो इस बारे में बड़ा श्योर रहते हैं कि अर्बन कम्युनिटी को रूरल कम्युनिटी से अलग करने वाली चीज़ें कौन सी हैं। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको कि मैक्स वेबर ने बताया है, जो कि शहर को गांव से अलग करती हैं। यानी गांव देखिए आप, अब अगर आप देखेंगे तो गांव ऐसे बियाबान तरीके से फैला रहता है बहुत दूर दूर तक, उसमें कोई किलेबंदी या चार दीवारी नहीं होती है, लेकिन शहरों में ऐसा होता है। गांव में बाजार साप्ताहिक होती है, जबकि शहरों में बाजारों की पूरी मार्केट होती है। गांव में अपना पंच और सरपंच वाला मामला चलता है, या फिर एक नॉर्मल प्रथाओं, कस्टम्स, रीति रिवाज के माध्यम से लोग गवर्न होते हैं। वहां पर वोटिंग राइट्स और कोर्ट और लॉ जैसी कोई चीजें नहीं होती। बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा यस सर। इसके अलावा मैक्स वेबर इसके अलावा हम बात करते हैं अर्बन ग्रोथ की, यानी कैसे अर्बन ग्रोथ हुई, और अर्बनाइजेशन वास्तव में है क्या, अर्बनाइजेशन को किस तरीके से समझा जाए। नगरी वृद्धि और नगरीकरण, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अर्बनाइजेशन, सीधे सीधे शब्दों में अगर आपसे कोई पूछे कि नगरीकरण क्या है, तो नगरीकरण इज सिंपल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। ठीक है, यानी जनरली अगर हम बात करें तो नगरीकरण सिर्फ एक पलायन है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ। अच्छा, अर्बनाइजेशन इज द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। ठीक है, और जिसका परिणाम क्या होता है, जिसका परिणाम होता है कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा लोग रहने लगते हैं। अभी जब कोविड में आपने देखा कि दिल्ली में जब मजदूर पलायन कर रहे थे तो क्या दृश्य था, कितनी बड़ी संख्या में भीड़ वहां से पलायन कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा लोग वहां जाते हैं। गांव में कोई नहीं रह गया है, लेकिन शहरों में वो सारे लोग रहने लगे हैं जाके। तो बाकी बहुत बेसिक बातें तो आपको पता है कि नगर जो है लैटिन भाषा के टर्म अर्ब से निकला है, जिसका मतलब होता है जो रोमन का एक नगर, या रोमन लोग अपने नगरों के लिए इस तरह का टर्म इस्तेमाल करते थे रोमन सिटी के बारे में। और अर्बन सोशियोलॉजी सिर्फ हमने जैसा कि अभी आपको बताया, जो कि अर्बन से जुड़े मुद्दे और अर्बन से जुड़ी चीज़ों के बारे में जो स्टडी करती है उसे अर्बन सोशियोलॉजी कहते हैं। ऐसे तमाम सारे लोग हुए जिन्होंने नगरीकरण की अपनी अपनी परिभाषा दी, लेकिन फिर भी जो नगर है जिसे हम नगर कहते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि नगरीकरण सिर्फ एक जगह चल रहा है, या फिर नगरीकरण एक तरफा चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, मान लीजिए असर्शन रीजन में पूछा जाए कि अर्बनाइजेशन इज अ टू वे प्रोसेस, अर्बनाइजेशन इज अ टू वे प्रोसेस,
यानी नगरीकरण ऐसा थोड़ी है कि इट इन्वॉल्व्स ओनली मूवमेंट फ्रॉम विलेज टू सिटीज, है ना, ऐसा तो नहीं है। कहीं ना कहीं अगर जो है यहाँ पर टू वे प्रोसेस इसलिए नहीं कह रहे हैं कि लोग गांव से शहर आते हैं तो कुछ लोग शहर से गांव जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो गांव से शहर आएंगे, ठीक है, तो वो केवल अपना ऑक्यूपेशन नहीं चेंज करेंगे, वो केवल अपना बिजनेस नहीं चेंज करेंगे, वो केवल अपना व्यापार नहीं बदलेंगे, बल्कि वो साथ ही साथ क्या बदलेंगे, अपने एटीट्यूड बदलेंगे, अपना बिलीव्स बदलेंगे, अपने वैल्यूज को बदलेंगे, अपने बिहेवियर पैटर्न्स को बदलेंगे, व्यवहार के प्रतिमानों को बदलेंगे, है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अर्बनाइजेशन इज अ टू वे प्रोसेस। अच्छा, अब जो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन है, यानी जो नगरीकरण की प्रक्रिया है, वो क्या है, वो पूरे विश्व में फैली हुई है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई जो बड़े स्तरों पर जो शिक्षा होती है, जो बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो बड़ी रोजगार की समस्याएं हैं, जो नागरिक सुरक्षाएं हैं, सामाजिक कल्याण से जुड़े जो मुद्दे हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को नगरों की तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप पुरानी मूवी देखें या फिर पुरानी कहानियां पढ़ें तो जो जनरली जो हीरो होगा या फिर नायक होता था, वो अपने माँ बाप से झगड़ा करता था कि मैं शहर जाऊंगा और शहर जाऊंगा और शहर जा करके पैसा कमाऊंगा। तो उसकी माँ उसे रोकती थी, नहीं नहीं बेटा शहर मत जाना, शहर में तो बहुत चतुर लोग रहते हैं, तुमको बेच खाएंगे। तो यानी कि वो इस तरीके से प्रिटेंड किया जाता था कि शहर एक बहुत ही दूसरी दुनिया है जहाँ पर शहर नहीं जा सकते। पुरानी मूवीज में आप देखें तो उन्हें ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं कि भाई शहर जाया जा रहा है, शहर जा रहा है, शहर जा रहा है। तो और शहर आने का मसला क्या है, जो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन है, जो नगरीकरण की प्रक्रिया है, वो लगभग लगभग पूरे विश्व में फैली हुई है। और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से लोग लगातार वहां से यहाँ पर पलायन करने के लिए आते हैं। अर्बनाइजेशन के लिए या फिर अर्बन के लिए जो सेंसस होती है, जनगणना होती है, उसने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि इस आधार पर आप किसी को नगर कह सकते हैं या फिर किसी को नगर नहीं कह सकते हैं। जैसे कि जो जनसंख्या होगी, पहली तो बात, जहाँ जहाँ जैसे नगर कह रहे हैं उसकी जनसंख्या मोर देन 5000 होनी चाहिए, ठीक है। जिस भी शहर को नगर कहा जाएगा उसकी जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए। और जनसंख्या घनत्व जो होगा, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, है ना, वो होगी लगभग 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी एक वर्ग किलोमीटर में 400 लोग रहेंगे, ठीक है। वर्ग किलोमीटर में 400 लोग रहेंगे, यानी थोड़ा सघन टाइप से, यानी डेंसिटी वहां की ज्यादा होगी। और लगभग लगभग ध्यान रखिएगा 75% लोग वहां के जो होंगे वो नॉन एग्रीकल्चरल यानी गैर कृषि कामों में लगे होंगे, यानी वो खेती तो एटलीस्ट नहीं कर रहे होंगे। अब आप देख लीजिए, जहां पर भी 5000 से ज्यादा लोग रहते हों, जहां पर भी जो है खेती करते हो ना करते हो, जहां पर भी लोग 400 से ज्यादा लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहते हो, उसे हम क्या कहेंगे, शहर कहेंगे, नगर कहेंगे, है ना। दूसरी चीज क्या होगी, सर रोमन सिटी है, आवाज नहीं आई बेटा। से यहाँ पे आपने लिखा है ना रोमन सिटी। आपकी आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब आ रही, बोलो। सर मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है काजोल, अब बोलो। सर यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी, हम्म, इसका मतलब अभी तो बताया रोमन सिटी का आप तो उसको मतलब। काट ही दिए। रो, एक रोमन सिटी, बता दीजिए जो दोबारा। रोमन सिटी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर हमने बताया जो अर्बन टर्म निकला वो कहाँ से निकला, हम्म, अर्बन टर्म निकला अरब से, लैटिन भाषा के टर्म अरब से निकला। हम्म, और जिसका मतलब था कि रोमन, रोमन लोग अरब हम्म, शब्द का प्रयोग शहरों के लिए करते थे, वो एक रोमन सिटी के लिए प्रयोग करते थे रोमन्स लोग। अच्छा और वही चीज आगे चल करके अर्बन हो गई। ठीक। आगे देखते हैं। तो यस सर, पचहत्तर थैंक यू सर। परसेंट लोग क्या हुआ, 75% लोग नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस में लगे रहेंगे। और जो लोग, जो जनसंख्या होगी वहां पर वो ज्यादा होगी, ठीक है। ये हो गई बात, ये तो अर्बन एरियाज की बात हो गई। आगे देखते हैं। दूसरी चीज, एक तो हो गई अर्बन और दूसरा होता है अर्बनिज्म। अब एक तो हो गया नगर और दूसरा होता है नगरवाद, जिसको हम कहते हैं, है ना। जनरली नगरवाद सुनते ही आपके दिमाग में एक टर्म आता है कि अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। वर्थ का स्टेटमेंट है, लुइस वर्थ का, अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। क्योंकि
वो कहते हैं कि नगर और कुछ नहीं है, नगर तो बस एक जीवन जीने का तरीका है, नगरवाद एक जीवन विधि है। और जीवन विधि इसीलिए है क्योंकि वो जीवन विधि एक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, और जो भी उस लाइफस्टाइल को फॉलो करता है वो नगर वाला कहा जाता है। अगर आप गांव में वो जी पैटर्न फॉलो करें तो लोग कहेंगे अरे बहुत शहरुआ बन रहे हैं, है ना, या बहुत शहर से आए हैं जैसे लग रहा है। तो यानी अर्बनिज्म क्या है, अर्बनिज्म एक मेथड है, अर्बनिज्म एक विधि है, बस उसको फॉलो करते हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं जी। इसके अलावा तो हमने देखा कि और यहाँ पर ऐसा, और वे ऑफ लाइफ में ऐसा है क्या भाई, आखिर वे ऑफ लाइफ में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि पहली तो बात ये हो गई कि यहाँ पर जो डिवीज़न ऑफ लेबर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब जो यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात यहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी खासी होगी। तीसरी बात क्या हो सकती है, तीसरी बात यहाँ पर मोबिलिटी की संभावना ज़्यादा होगी। गांवों में ज़्यादा मोबिलिटी होगी कि शहरों में, शहरों में ज़्यादा मोबिलिटी के चांसेस हैं। तो तीसरी बात यहाँ पर मोबिलिटी ज़्यादा होगी। चौथी बात ये हो सकती है कि यहाँ पर इम्पर्सनल सोशल रिलेशन होंगे, फिर वही बात आ गई, यानी कि यहाँ पर जो रिलेशंस होंगे वो इम्पर्सनल होंगे, यानी अवैयक्तिक संबंध होंगे। वैयक्तिक संबंध किसी से नहीं रखे जाएंगे, वो बस काम के रिश्ते होंगे और बस एक दूसरे से हाय हेलो वाला मामला चलेगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये तो हो गई एक जनरल विशेषताएं जिनकी बात हम करते हैं। इसके अलावा भी, इसके अलावा लुइस वर्थ ने, लुइस वर्थ का नाम जिनका अभी आप सुन रहे हैं, लुइस वर्थ का नाम जो है अर्बनिज्म में, लुइस वर्थ ने इसके अलावा 4 विशेषताएं अपनी बताई हैं। अपनी मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपनी नहीं, अपनी विशेषताएं बताई हैं यानी कि अपने अकॉर्डिंग बताई हैं। कौन कौन सी 4 विशेषताएं बताई हैं भाई, आइए देखते हैं। पहली जो विशेषता उन्होंने बताई है वो बताई है ट्रांजिएंसी। ठीक है, ट्रांजिएंसी, ट्रांजिएंसी का मतलब होता है क्या, कैसे बताएं, ट्रांजिएंसी का मतलब होता है कि ट्रांसफर मतलब नहीं किसी नहीं चीज नहीं में। नहीं नहीं, ट्रांजिएंसी का मतलब होता है बहुत जल्दी नष्ट हो जाने वाला या फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला, जी। है ना। तो ये ट्रांजिएंसी का मतलब यहाँ पर होता है, हिंदी में अगर सही हिंदी इसकी निकालें तो इसकी हिंदी तो होती है भंगुरता। भंगुरता, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कुछ चीज़ें बहुत भंगुर होती हैं, भंगुर होती हैं यानी कि जैसे ही आप उन्हें पकड़ेंगे वो टूट जाएंगी, बहुत ही खरी होती हैं। अगर आप 24 कैरेट गोल्ड का वो बनवाएंगे तो 24 कैरेट गोल्ड के जो अगर बहुत पतला आपने बनवाया सामान तो बहुत जल्दी टूट जाता है। ठीक है, या फिर अगर आपने कोई स्केल ले ली, कपूर ले लिया, तो देखो वो कितनी जल्दी टूट जाता है, जरा सा हाथ लगाओ तुरंत टूट गया। या फिर ऐसे तमाम सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा भंगुर होती हैं, सर। ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत भंगुर हैं। और भंगुर होने के साथ ही साथ उनका टूटना, उनका ख़त्म होना बहुत जल्दी होता है और इसीलिए वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। आगे देखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये बताते हैं लुइस वर्थ कि ट्रांजिएंसी यानी जिसे हिंदी में हम भंगुरता कह रहे हैं, भंगुरता होनी चाहिए, भंगुरता होती है। और किस में होती है, इंसानों में, इंसानों में नहीं, रिश्तों में, रिश्तों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा भंगुरता होती है। क्योंकि हम जब नए लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं तो हम पुराने वालों को साइड करते जाते हैं, दरकिनार करते जाते हैं, क्योंकि क्योंकि हमारा तो किसी से पर्सनल रिलेशन नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर इम्पर्सनली जुड़े हुए हैं। हम लोग मतलब नगर की बात हो रही है, यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है। इम्पर्सनली जितने भी लोग नगर में रहते हैं वो सब एक दूसरे से इम्पर्सनल जुड़े होते हैं। इम्पर्सनल यानी अवैयक्तिक तरीके से किसी का लगाव नहीं है, किसी से कोई बहुत आत्मीयता के साथ नहीं जुड़ा हुआ है नगर में। भाई आप अपने पड़ोसी के साथ हाय हेलो कर सकते हैं, ठीक है भाई दोस्ती यारी है, मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, वो तुमने यार आज खाना नहीं खाया पड़ोसी ने तो आज खाना हम भी नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो पहली तो विशेषता होती है ट्रांजिएंसी की, यानी कि किस तरीके से वो लोग क्षण भंगुर जो होते हैं, जो इनके रिश्ते होते हैं वो क्षण भंगुर होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड।
ठीक है, तो पहली चीज हो गई ट्रांजिएंसी। ट्रांजिएंसी के अलावा जो दूसरी चीज ये बताते हैं लुईस वर्थ, ये बताते हैं सुपरफिशियलिटी। सुपरफिशियलिटी, सुपरफिशियलिटी क्या होती है? जो भी नगरीय लोग होते हैं, है ना, वो आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, इम्पर्सनल और फॉर्मल तो रहते ही हैं, और साथ ही साथ वो बहुत ही सुपरफिशियल होते हैं। सुपरफिशियल शब्द का मतलब यहाँ पर यह है कि अब बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही अपने काम से काम रखने वाले, मतलब बहुत ही सिर्फ अपने से मतलब रखने वाले, है ना। क्योंकि जो अर्बन पर्सन है ना, वो बहुत ज़रूरी ज़रूरी लोगों से इंटरेक्ट करेगा, वो सिर्फ ज़रूरी ज़रूरी लोगों से बात करेगा जिनसे वो जुड़ा हुआ है। वैसे तो बात तो वो सबसे करेगा, लेकिन जो उसके इम्पर्सनल रिलेशन है ना, जो उसके फॉर्मल रिलेशन है वो ज़्यादा होंगे, है ना। जो वो ज़्यादा जिनसे मिलेगा सिर्फ उन्हीं के साथ वो बहुत ही ज़्यादा आत्मीयता के भाव से मिलेगा, बाकी जनरली वो सबके साथ ऐसे ही रहेगा, बहुत ही सुपरफिशियल रहेगा। तीसरी बात जो यहाँ पर लुईस वर्थ बताते हैं, वो ये बताते हैं एनोनिमिटी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि बहुत सारे लोग जो कि नगर में निवास कर रहे हैं, कई सालों से निवास कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में अपने पड़ोसी को या फिर एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक है। और इसके कारण ये हो जाता है, इसके कारण ये हो जाता है कि वो लोग बहुत ही अनजान बने रहते हैं एक दूसरे से, और बिल्कुल भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, और पूरा समय बीत जाता है फिर भी वो एक दूसरे से, उनकी कभी हाय हेलो ही नहीं होती है। कई बार आपने देखा होगा जो लोग बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई तो अरे तुम इसी फ्लैट में रहते हो, अच्छा हाँ मैं भी इसी फ्लैट में रहता हूँ, अरे कभी मुलाकात नहीं हुई। यानी कि वो ऐसे रहते हैं बिल्कुल गुमनाम तरीके से। एनोनिमिटी का मतलब ही होता है गुमनामता या फिर अनामता। अनामता, तो अनामता का मतलब यहाँ पर यही है कि डू नॉट नो ईच अदर इंटीमेटली, बस वो एक दूसरे को हाय हेलो से जानते हैं, किसका घर कहाँ पर है, किसका परिवार कहाँ पर है। वो आपने एक मूवी देखी होगी जिसकी कल मैं बात कर रहा था, सत्या। वो बगल वाले कमरे में रह रहा होता है और ऐसी गतिविधियां कर रहा होता है गुंडा वाली, और लेकिन किसी को नहीं पता होता क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं, सिर्फ अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जब पूछा जाता है उससे तो जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि नहीं यार मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि वो तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था मेरा उनसे, इसलिए मैं उन्हें जानती नहीं थी। मैं तो बस इतना जानती थी कि वो मुझे यहाँ मिला था, यहाँ मिला था, यहाँ मिला था, दोस्ती थी बस हम लोगों की, बहुत ज़्यादा हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। यानी एक साथ रहने के बावजूद, एक फ्लैट में रहने के बावजूद, वहाँ पर जो लोग ज़िंदगी जीते हैं वो बहुत ही गुमनाम तरीके से जीते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं जानता है, ठीक है। ये हो गई, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एनोनिमिटी, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट जो है वो है इंडिविजुअलिज्म। जो चौथा पॉइंट हमारा है वो क्या है? इंडिविजुअलिज्म, यानी कि व्यक्तिवादिता। व्यक्तिवादिता। थोड़ी देर के लिए लेफ्ट कर दूं? हम्म। सर हाँ हाँ, सर मैं थोड़ी देर के लिए लेफ्ट कर रही हूँ। ठीक है, हम तुम्हें रिकॉर्डिंग दे देंगे। थैंक यू सर। ठीक है, तो व्यक्तिवादिता, व्यक्तिवादिता यानी कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा अनोखे तरीके से अपनेपन, सॉरी, बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल, अपने अपने में रहते हैं, है ना। इंडिविजुअलिटी बहुत पाई जाती है, इंडिविजुअलिज्म बहुत पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो
नो सर। ऊपर हमने जितनी भी बातें पढ़ाई, चाहे वो अर्बनिज्म से हो, चाहे वो बेसिक बातें हो जो बताई थी, इनमें से कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। आगे देखते हैं। और अगर आपको दिक्कत नहीं है तो हम यही मान के चलते हैं कि आपको सब समझ में आ भी रहा है, और अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो फिर आप करिएगा भी। अगला चीज़ जो हम देखते हैं वो है टाउन, जिसको कि हम कस्बा कहते हैं। बहुत शॉर्ट में समझेंगे। कस्बा क्या होता है? कस्बा एक ऐसा इलाका होता है जो कि नगर और गांव इनके बीच का एरिया होता है। ये वाला जो इलाका होता है, ये अगर आपका ये वाला जो इलाका होता है इसे हम कस्बा कहते हैं। ये वाला जो इलाका होता है इसे हम कस्बा कहते हैं। और कस्बा का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि नगरीय और ग्रामीण समुदाय के बीच वाला। काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, काफ़ी समृद्ध भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पिछड़ा ही हो, लेकिन जनरली शहर से कम विकसित होता है। ठीक है। अच्छा, जो कस्बा होता है उसकी जनसंख्या 5,000 या 5,000 से अधिक हो सकती है। और वही जो हमने आपको बताए हैं सारी चीज़ें, कि 5,000 हो और 400 लोग रहते हों, इससे कम ना हो, वो हमारे उसमें आ जाएंगे कस्बे में। और कस्बा मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग खरीदारी करने या गांव के लोग भी आते हैं और शहर के लोग भी मतलब वो, और ये लोग शहर जाते हैं। गांव और शहर के मिलने का जो जगह है बीच वाली, उसको हम कस्बा कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सर नगर के लिए भी तो आपने 5,000 से अधिक ही पॉपुलेशन बताई थी। नहीं, वो कस्बे के लिए है, नगर के लिए 1 लाख से अधिक है। उसको थोड़ा सा क्लियर मतलब वो कर लेना। नगर के लिए जो है वो है 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए वहाँ पर, है ना। और ये जो 5,000 है तो टाउन के लिए, सॉरी, ये जो 5,000 है ये टाउन के लिए है। ठीक है, 400 लोग रहते हो पर स्क्वायर किलोमीटर में। अच्छा, अब जब हम सिटी की बात करते हैं, जब हम शहरों की बात करते हैं, तो हमने देखा कि जब हमने कंसेंट्रिक जोन थियरी पढ़ी, तो कंसेंट्रिक जोन थियरी में हमने देखा कि ये जो कंसेंट्रिक जोन है, यानी बीच वाला जोन है, ये क्या कर रहा है? ये यहाँ से ऐसे विकसित हो रहा है। यानी ये क्या कर रहा है? बाहर की तरफ लोगों को फेंक रहा है, क्योंकि अंदर जाने की तो जगह नहीं है, अंदर तो पूरा बस गया है। अगर आप ड्रोन से लखनऊ को देखें तो वो ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे ऐसे। यानी पहले इधर बसा, फिर पूरा बसा, फिर ये भर गया, फिर आगे बसा, फिर आगे बसा, फिर आगे बसा। यानी कुछ इस तरीके से बसा है जिससे कि ये लगातार बसता चला गया, है ना। और पहले जब ये भर गया, फिर उन्होंने इधर बसाना शुरू किया, फिर इधर बसाना। हमने उस दिन बताया भी था कि पहले आप अभी भी आप चारबाग जाएं तो चारबाग पे लिखा रहता है लखनऊ 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, क्योंकि वो तहसील से जोड़ा जाता है। और कैसरबाग तक शायद 7 या 8 किलोमीटर रहते होंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो एक बात तो ये हो गई सिटी के लिए, कि सिटी जो होगी वो क्या करेगी? अपने सेंटर से, यानी जो उसका केंद्र होगा, जिसको कि हम सीबीडी भी कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो बर्गेस भी बताते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या सीबीडी जोन। तो जो सीबीडी जोन होगा वो क्या करेगा? वो बाहर की तरफ फेंकेगा, और इसके जो केंद्र से अलग की तरफ जाएंगे वो लोग, मतलब बाहर की तरफ और लोगों को बसाने का प्रयास करेगा और अपना विस्तार करेगा। और इसकी वजह से लोग लगातार, क्योंकि जो शहर होगा वो लगातार रुका तो रहेगा नहीं, शहर से लोग जाएंगे, शहर से लोग आएंगे, जाएंगे, आएंगे, जाएंगे। तो यानी शहरों के प्रति आना और जाना लगातार चलता रहता है। वो लोग लगातार शहर की तरफ आते हैं और शहर से कुछ लोग गांव की तरफ जाते हैं, क्योंकि यही वो सेंटर है। किसका सेंटर है? इकोनॉमी का। यही सेंटर है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का। यही सेंटर है आर्ट का। यही सेंटर है लिटरेसी का। यही सेंटर है पॉलिटिक्स का। यही सेंटर है एजुकेशन का, टेक्नोलॉजी का, साइंस का, और जो भी चीज़ें आप करें। अब भाई मान लो शहर में कोई व्यक्ति गांव में कोई व्यक्ति गेम्स खेलना चाहता है, लेकिन गांव में स्टेडियम नहीं है, तो उसको तब भी शहर आना पड़ेगा। म्यूज़िक सीखना चाहता है, शहर आना पड़ेगा। राजनीति करना चाहता है, शहर आना पड़ेगा। यानी उसे कुल मिला के कुछ भी करना हो, उसे शहर आना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जब बाहर से लोग शहर आएंगे, तो शहर से भी तो लोग जो है और शहर आकर के बसेंगे, तो शहर सेंटर में तो जगह नहीं है,
क्योंकि ये तो सीबीडी है, सीबीडी में तो जगह है नहीं, तो कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। और नगर क्या होगा, धीरे 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 और विकसित होता जाएगा। अच्छा, और एक ऑर्डर में, ऐसे ऐसे 5 ऑर्डर बताए थे ना, ये जोन ये जोन ये जोन, एक ऑर्डर में सब बसते जाएंगे। हालांकि इसकी क्रिटिक भी हुई, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम यही समझेंगे कि ये शहरों का विकास क्या होता जाएगा, एक ऑर्डर में होता जाएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक नाम आता है वॉल्टर क्रिस्टॉलर का। वॉल्टर क्रिस्टॉलर, वॉल्टर क्रिस्टॉलर का कहना है कि जो अर्बन सिटीज हैं, है ना, जो अर्बन सिटीज हैं वो किस तरीके की है, वो सर्विस सेंटर है। समझिए, ये पूछा जा सकता है आपसे पेपर में कि अर्बन सिटीज को सर्विस सेंटर किसने कहा, यानी या फिर हु सेड दैट जो है अर्बन सिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन एज सर्विस सेंटर, है ना, या वो सर्विस सेंटर की तरीके से काम करती। तो ये वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने कहा, और इस बात को कहने के पीछे बस यही कारण था कि जो नगर हैं वो पूरी तरीके से बाकी चीज़ों को सर्व करने का काम करते हैं, बाकी चीज़ों को सेवा पहुंचाने का काम करते हैं। नगरों का काम ही है कि दूसरे लोगों को सेवा पहुंचाना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया कि सर्विस सेंटर की तरीके से काम करेगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जो अर्बन होगा वो बाहर बड़े शहर के लोग भी जो है, यहाँ पे जो छोटा गांव है उसके लोग भी आएंगे, बड़े गांव के लोग भी आएंगे, कस्बे के लोग भी आएंगे, और धीरे धीरे बाकी लोग भी आएंगे। ठीक है, अच्छा, अच्छा जी, दूसरी बात, यहां पर एक नाम और आता है गैंस एंड लेविस का। छोटा सा ऐसे कोट करके लिख लीजिएगा, गैंस एंड लेविस का। गैंस एंड लेविस का जो नाम आता है, जिसमें कि वो बताते हैं कि सिटी और टाउन में क्या अंतर है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिटी और टाउन में अंतर किसने बताया, तो उसमें गैंस एंड लेविस का नाम आएगा। क्योंकि सिटी और टाउन में अंतर बताते हैं कि वो करो, कहते हैं कुछ चीज़ों के, जैसे क्लास कैसे होंगे, एजुकेशन कैसी होगी, है ना, या एथनिसिटी कैसी होगी, इसमें वो सिटी और टाउन में गैंस और लेविस जो है इस चीज़ में अंतर करते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि द कंपोजिशन ऑफ अ सिटी पॉपुलेशन डिफर्स फ्रॉम द स्मॉल टाउन in terms of factors such as class, education, ethnicity, marital status, और तमाम तरीके की चीज़ें जिस मामले में वो लोग भिन्न भिन्न या फिर अलग अलग हो सकते हैं। भाई नगर अलग तरीके से बसेंगे, कस्बे अलग तरीके से बसेंगे। दूसरी थियरी जो आपने पढ़ी थी हैरिस और उल्मन की, कौन सी थी बताइए? मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी। कुछ मत बताइए, शांत रहिए। मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी जो बताई, उन्होंने ये बताया कि जैसे कि जो बर्गेस कह रहे हैं कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जोन, ये जोन वो जोन, वो ऐसे नहीं विकसित होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक सेंटर हो और उस सेंटर से लोग बाहर की तरफ विकसित हों, या फिर उस सेंटर से लोग बाहर की तरफ जो है जाएं, है ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? कितनी देर से नहीं आ रही थी? काफी टाइम से नहीं आ रही थी क्या आवाज? सर 1 मिनट से। 1 मिनट से। सिटी और ठीक है, सिटी और टाउन की बात कर रहे थे शायद। यस सर, सिटी और टाउन में अंतर है। अंतर बता रहे थे, तो हमने बताया कि सिटी और टाउन में तमाम तरीके से अंतर हो सकते हैं, फिर चाहे वो अर्बन, चाहे वो अर्बन क्लास हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो एथनिसिटी हो, तमाम तरीके से। इसके बाद नाम आता है हैरिस और उल्मन का, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी बताते हैं वो। और उनका ऐसा मानना है कि जैसे बर्गेस ने कहा कि ये एक सेंटर होता है, इसी सेंटर से लोग बाहर जाते हैं या फिर और धीरे धीरे डेवलप होते हैं, ऐसा नहीं है। बट वो और सेंटर यहाँ से डेवलप नहीं होते, बल्कि कई सारे छोटे 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 सेंटर हो सकते हैं जो कि धीरे धीरे डेवलप होंगे, है ना।
या फिर एक ही सेंटर से पूरा नगर का विकास नहीं होगा, अलग अलग केंद्रों से अलग अलग नगरों का विकास होगा। या फिर एक नगर के कई सारे केंद्र हो सकते हैं, अलग अलग मार्केट्स हो सकती हैं एक नगर की, ठीक है, जिसको कि वो मल्टीपल न्यूक्लियर थियरी कहते हैं। तो मल्टीपल का मतलब ही यही है, बहुत सारी विविध नाभिकीय सिद्धांत, इस तरीके से आप कह सकते हैं। विविध यानी नगरों का जो विकास होगा वो किसी एक केंद्र से नहीं होगा, बल्कि अलग अलग केंद्रों से हो जाएगा। ये दिया था हैरिस और उल्मन ने। सेवरल सेंटर्स फॉर द सिटी एंड ईच ऑफ द सेंटर हैज अ स्पेशलाइज्ड एंड पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी लाइक फिनेंस, रिक्रिएशन, एजुकेशन, गवर्नमेंट। अब आप देखें शहरों में जो विकास होता है तो पढ़ाई लिखाई के लिए आप देखते हैं कि भाई, पढ़ाई लिखाई के लिए आप देखते हैं कि जो है कपूरथला साइड चले गए आप, है ना, या जहाँ पर पढ़ने लिखने वाला एरिया है वहाँ चले गए। मार्केट के लिए आप अमीनाबाद चले गए। यानी ये ऐसे कई सारे न्यूक्लियर हो सकते हैं, ऐसे कई सारे चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको वहाँ पर ध्यान रखनी है। अच्छा जी, इसके बाद जैसे एक नाम आता है मैनुअल कैसल्स का भी। इसमें मैनुअल कैसल्स का एक कॉन्सेप्ट और है, आपको पता नहीं हमने बताया है, शायद नहीं बताया, कलेक्टिव कंजम्पशन। Yes. कलेक्टिव कंजम्पशन यानी कि सामूहिक उपभोग। तो यहाँ पर मैनुअल कैसल कहते हैं कि जो समाज है, समाज पूरी तरीके से काम कर रहा है ऐसे कि जो नगर विकसित हो रहे हैं या फिर नगरों का विकास हो रहा है वो कलेक्टिव कंजम्पशन की वजह से हो रहा है। यानी वो लोग उपभोग साथ साथ करते हैं, ज़्यादा उपभोग करते हैं, और जो जब जहाँ पर एक साथ उपभोग किया जाने लगता है वो एक समुदाय, एक समूह, एक समाज बन जाता है। और नगरों का विकास भी इसी कलेक्टिव कंजम्पशन की वजह से हुआ है, ये इमैनुअल कैसल्स बताते हैं। इसी की तरह होमर हॉयट की आपने सेक्टर थियरी पढ़ी कि सेक्टर होती हैं वो पेरीफेरी से जो है अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे सेक्टर्स बढ़ जाते हैं। कंसेंट्रिक जोन थियरी जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, है ना। तो यानी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चीज़ को बताने का, इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अर्बन सोसाइटी के फीचर्स बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग जानते हैं कि हेट्रोजीनियस होती है यानी विषमांगी होती है, विषम होती है ना। द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। सामाजिक नियंत्रण के जो है औपचारिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है ना। गतिशील होती हैं या फिर स्पेशलाइज्ड होती हैं, है ना। परिवार जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, है ना। कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं अर्बन समूह या फिर नगरीय समुदाय जिनकी हम बात करते हैं। शिक्षा यहाँ पर अच्छी होती है, और ऐसे तमाम सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी के साथ साथ ये तो अर्बन हो गया, ये तो हमारा अर्बन सिटी हो गई। इसी के साथ साथ एक सिटी आती है जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सिटी। ये थोड़ी सी अलग होती है, हालांकि इसमें और कुछ नहीं है, इसका इसका नाम वो नगर है और ये औद्योगिक नगर है। और इंडस्ट्रियल सिटी का सीधा सीधा सा मतलब है जहाँ पर इंडस्ट्री लगी हो। अ लार्ज ओपन सिटी फॉर द जो है जहाँ पर कुछ काम होता हो, जहाँ पर कोई बिजनेस होता हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता हो, फाइनेंस का काम होता हो और इंडस्ट्रियल काम होता है, उसे हम एक इंडस्ट्रियल सिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर मिडिल क्लास के लोग जॉब करते हों और जहाँ पर अर्बन एरियाज़ के लोग भी जॉब करने जाते हों, वहाँ उसे हम जो है इंडस्ट्रियल सिटी कहते हैं। इंडस्ट्रियल सिटी के फीचर्स ही यही हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर लोग होंगे, एक प्रॉपर क्लास स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि डेनियल थॉर्नर बताते हैं ना, मालिक, किसान और मजदूर का जो है स्ट्रक्चर, उसी तरीके से जो हमारा ये इंडस्ट्रियल सिटी होगा, इसमें भी एक स्ट्रक्चर होगा। एक बिजनेसमैन होगा, एक प्रोफेशनल होगा, एक साइंटिस्ट होगा, एक वर्कर होगा, एक लेबरर होगा, यानी अलग अलग तरीके के यहाँ पर लोग पाए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इस दूसरी चीज़ इंडस्ट्रियल सिटी की क्या बात होगी कि टाइम से लोग आएंगे, टाइम इम्पोर्टेंट होगा, है ना। दूसरी चीज़ जो रेगुलर वर्क शेड्यूल, है ना, यानी कि जो काम करने के तरीके होंगे वो रेगुलर होंगे, रेगुलर वर्क शेड्यूल होगा। दूसरी बात क्या बताते हैं कि जो यहाँ पर काम होगा वो बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से होगा, मानक तरीकों को ध्यान में रखते हुए होगा,
तीसरी बात क्या हो सकती है, एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी हमें देखने को मिलेगी, है ना, नौकरशाही व्यवस्था देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी। और जो कि पूरी तरीके से तकनीकों पर आधारित होगी, टेक्निकल, जो इंडस्ट्रियल सिटी होगी ये पूरी तरीके से टेक्निकल चीज़ों पे चलेगी, है ना। और यहाँ पर धर्म और बाकी सारी चीज़ें इतना आड़े नहीं आएंगी, क्योंकि क्योंकि नगरीय जो जो औद्योगिक नगर होगा वो पूरी तरीके से अपने आप को विकसित करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जब इंडस्ट्रियल सिटी की बात हो रही है तो साथ ही साथ यहाँ पर बात कर लेने चाहिए एक टॉपिक की और, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं स्वचालन। स्वचालन क्या होता है जी? स्वचालन का सीधा सीधा सा मतलब है, जब आप कहते हैं ये चीज़ तो हमें चलानी नहीं पड़ती, ये चीज़ तो ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक शब्द को समझने से पहले हमें ऑटोमेशन को समझना पड़ता है। ऑटोमेटिक तो कोई वस्तु हो सकती है, लेकिन उस वस्तु को ऑटोमेटिक बनाने की जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। यानी उस वस्तु को या फिर उस मशीन को, उस फैक्ट्री को ऑटोमेटिक बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ऑटोमेशन कहेंगे। ऑटोमेशन का मतलब ही यही है कि ये तकनीकी सहारा ले और समाज को तीव्र करे। ठीक है, जैसे कि ये क्या करेगा भाई, ऑटोमेशन का क्या काम होगा, ये सोसाइटी को स्पीड अप करेगा, सोसाइटी को तीव्र गति वाला बनाएगा, है ना, उत्पादन को बढ़ावा देगा। ये सारे ऐसे टॉपिक है ना जिनको आप अपने आप से समझेंगे और पेपर में अगर देखेंगे तो आप अपने आप कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। उत्पादन को बढ़ावा देगा ऑटोमेशन, इससे उत्पादन प्रभावित होगा। दूसरी बात क्या होगी कि नगरीकरण बढ़ेगा। तीसरी बात क्या होगी, औद्योगिकरण बढ़ेगा। चौथी बात क्या होगी, अब यहाँ पर जो चौथी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेबर होंगे, जो श्रमिक होंगे, उनको रिप्लेस कौन करेगा? मशीनें रिप्लेस कर देंगी, है ना। जो मशीन्स होंगे वो उन लेबरर्स को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर विद मशीन्स, वो मशीन्स जो होंगी वो लेबरर्स को रिप्लेस कर देंगी। अच्छा जी, दूसरी बात देखते हैं, जो यहाँ पर लाभ कमाने की इच्छा है या लाभ कमाने की जो आकांक्षा है वो बढ़ती जाएगी, यानी इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन। जो यहाँ की प्रॉफिट मार्जिन होंगी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग उसको महत्व देंगे। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का एक बड़ा अच्छा फायदा होगा, यानी ऑटोमेशन के कई सारे फायदे हैं। इससे क्या होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा लोगों को जो है ज़्यादा तकनीकी तरीके से काम होगा, विकसित होगा, पैसा ज़्यादा आएगा, देश की अर्थव्यवस्था में फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं कि भाई बेचारे ह्यूमन जो होंगे वो एलिनेटेड हो जाएंगे, लोगों के बीच में दूरियां आ जाएंगी, है ना। तो जो कुटीर उद्योग हैं उन पे कोई ध्यान नहीं देगा, अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर बढ़ जाएंगे। तो ऐसे तमाम तरीके के काम हो जाएंगे जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिनके या फिर जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ठीक है, एक सेकंड।